एवरीबॉडी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है सीबीएसई क्लास 9 टॉपर। तो बाकी चैनल्स की जगह जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 पे फोकस करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ क्लास 9 की बातें करते हैं। मैं शुभम पाठक आपको इस चैनल पे एसएसटी और बायोलॉजी के साथ साथ क्लास 9 की स्ट्रैटेजी, स्टडी टिप्स के बारे में बताती रहती हूँ। तो अगर क्लास 9th में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज विदाउट दिस चैनल इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू स्टडी ऑनलाइन एंड स्कोर 100 आउट ऑफ 100। आज ही सब्सक्राइब करना। आज के लेक्चर की बात करें, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी है, इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। पूरा चैप्टर एक ही बार में समझाने वाली हूँ, जहां से 3 मार्क का, 5 मार्क का, 1 मार्क का क्वेश्चन बतेगा वो भी बताने वाली हूँ। बीच बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बीच बीच में मैं तुम्हें 2-3 होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूँ, एमसीक्यू होमवर्क क्वेश्चन। उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मुझे कमेंट्स में देना है। अब क्या मिलेगा तुम्हें आंसर देके? भैया आंसर देके तुम अगली वीडियो में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तो जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा और सबसे सही आंसर देगा, उसमें से जो टॉप 3 बच्चे होंगे उनका नाम मैं अगली वीडियो में उनके कमेंट्स के साथ दिखाने वाली हूँ। ठीक है जी, चलो सिंपल सी गेम है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इसमें हम लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। बच्चे, डेमोक्रेसी जो शब्द है उसे हिंदी में लोकतंत्र बोला जाता है। अगर लोकतंत्र की बात करोगे तो उसमें 2 शब्द आते हैं। लोक का मतलब होता है पीपल, एंड तंत्र का मतलब होता है रूल। तो हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है कि ऐसा शासन, ऐसी सरकार जिसमें लोगों का शासन होता है, लोगों के हाथ में पावर होती है या लोग रूल करते हैं, उसे तुम लोकतंत्र बोलते हो। इंग्लिश में भी हम डेमोक्रेसी को यही डिफाइन करते हैं। द डेमोक्रेसी इज अ फाइन टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूल ऑफ द पीपल इज देयर, यानी कि जो भी राज करेगा या तो लोगों ने उसे इलेक्ट किया होगा या लोगों का डायरेक्ट शासन होगा। ठीक है, अच्छा मैम, और भी तरीके की सरकार होती है क्या? तुम्हारी एनसीईआरटी में ना बार बार एक शब्द लिखा है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि ऐसी कोई भी सरकार बच्चा जो डेमोक्रेटिक नहीं है उसे तुम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकते हो। अब इसमें मोनार्की भी आ सकती है, जो तुम फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ते हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था? किंग लुई द 16th का रूल था, है ना? तो वो मोनार्की थी, मोनार्की इज किंग्स रूल। अब इसमें डिक्टेटरशिप भी आ सकती है, जो तुम नाजिज्म वाले चैप्टर में पढ़ते हो। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक इंसान अपने हाथ में सारी पावर ले लेता है। वो किसी राजघराने का नहीं होता, रॉयल फैमिली का नहीं होता, लेकिन वो इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भी नहीं होता, राइट? सो वो डिक्टेटरशिप आ गई। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अम्ब्रेला टर्म हो गया बच्चा। ऐसी कोई भी तरीके की सरकार जो डेमोक्रेटिक नहीं होती है उसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये जो सिंपल सी डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोगों का शासन चलता है, ये सिंपल सी डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है। मतलब कि ये पूरी नहीं पड़ रही है, क्योंकि इस डेफिनेशन से सिर्फ हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से इसको अलग तो कर सकते हैं कि अच्छा भैया, जिस भी सरकार में लोगों का रूल नहीं चल रहा है वो नॉन डेमोक्रेटिक हो गई, जिसमें लोगों का रूल चल रहा है वो डेमोक्रेटिक हो गई। लेकिन अच्छी डेमोक्रेसी क्या होती है, बुरी डेमोक्रेसी क्या होती है, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी क्या होती है, फेलियर डेमोक्रेसी क्या होती है, इस सारी बातों का पता इस छोटी सी डेफिनेशन से नहीं लग पा रहा। ठीक है, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल सी। अब्राहम लिंकन, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं दुनिया के। आज भी इन्हें पढ़ाया जाता है, हमारी एनसीईआरटी में भी भाई साहब के बारे में मेंशन है। तो अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था, द डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब कि ऐसी सरकार जो लोगों की है, लोगों द्वारा है और लोगों के लिए है, उसे तुम बोलते हो डेमोक्रेसी। तो इस डेफिनेशन से भी हमें क्या समझ आ रहा है कि डेमोक्रेसी में रूल किसका चलेगा? लोगों का चलेगा। बट दोनों ही डेफिनेशन, पहली वाली लो या ये दूसरी वाली लो, दीज आर नॉट इनफ। चलो डेमोक्रेसी ऐसे वर्ड को देख लेते हैं। डेमोक्रेसी जो इंग्लिश का शब्द है बच्चा, वो एक्चुअली में ग्रीक शब्दों से आया है। ग्रीक भाषा पुरानी है इंग्लिश से, ठीक है? तो ग्रीक भाषा में 2 शब्द थे, एक का नाम था बच्चा डेमोस और एक का नाम था क्रेशिया। क्या नाम था? क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब होता है आपका रूल। तो एज अ वर्ड भी डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? रूल ऑफ द पीपल। बट लाइक आई सेड, ये छोटी सी डेफिनेशन से हम इसे नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच के डिफरेंस के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी को अगर डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो हमें और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि देश में कॉम्प्लेक्स, दुनिया में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी भी है। कभी कभार किसी देश में क्या होता है, आगे आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल पढ़ोगे तो कभी कभी किसी देश में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डेमोक्रेसी अच्छी चल रही होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डेमोक्रेसी खराब हो जाती है। क्योंकि डेमोक्रेसी को चला कौन रहा है बच्चा? ह्यूमन बीइंग्स चला रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स अगर फेयर गेम से खेल रहे हैं, डेमोक्रेसी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे तो डेमोक्रेसी अनसक्सेसफुल है। तो इसी के लिए इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी कहानियां पढ़ेंगे और एक एक कहानी से हम डेमोक्रेसी का एक एक सुंदर सुंदर फीचर
समझते हुए चलेंगे ताकि हमारी डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बैठ जाए। तो ये चैप्टर का पार्ट 1 है, व्हाट इज डेमोक्रेसी में हमें पढ़नी है कहानियां। हमें पाकिस्तान की कहानी पढ़नी है, म्यांमार नहीं पाकिस्तान की कहानी पढ़नी है, उसके बाद चाइना की कहानी पढ़नी है, जिम्बाब्वे की कहानी पढ़नी है, मेक्सिको की कहानी पढ़नी है, और वो छोटी छोटी सऊदी अरेबिया, फिजी, एस्टोनिया, ये सारी भी कहानियां, ठीक है। सो इन कहानियों से हमें फीचर समझ आएगा। अब एग्जांपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज डिफरेंट। म्यांमार में क्या हुआ कि म्यांमार में एक्चुअली में लोग इलेक्ट तो करते हैं। अब देखो क्यों पढ़ना जरूरी है, ये कहानियां पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में हमें 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऐसे और भी बहुत सारे दुनिया में एग्जांपल है। जैसे म्यांमार को अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे, सिर्फ ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करोगे, द डेमोक्रेसी इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल रूल, लोगों का शासन है, तो म्यांमार भी आपको डेमोक्रेटिक लगेगा क्योंकि वहां पे इलेक्शंस होते हैं और लोग वोट देके अपने लीडर सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वो लीडर्स हमेशा आर्मी के होते हैं, तो म्यांमार में चलता है आर्मी रूल, तो ये कुछ डेमोक्रेटिक तो नहीं साउंड कर रहा। देन सऊदी अरेबिया में लोगों के पास कुछ अधिकार होते हैं, स्पेशली आदमियों के पास एक आधा राइट होता है, एक आधा अधिकार होता है, लेकिन सऊदी अरेबिया में एब्सोल्यूट मोनार्की है। तो अगर फंडामेंटल राइट्स के नजरों से देखो तो आपको लगेगा कि हाँ भैया सऊदी अरेबिया क्या डेमोक्रेटिक है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा डीप जाके देखेंगे तो पता चलेगा नहीं भैया ये तो मोनार्की है। देन डिक्टेटरशिप, जहां पे चिली जैसी कंट्री में क्या है, ऑगस्टो पिनोशेट जैसे डिक्टेटर्स भी रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक चीज को अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे तो हमें दुनिया को देखने में कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ भैया ये डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। सिंपल डिफिनेशन से कंफ्यूजन आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ऑरेंज इज अ फ्रूट, तो बात तो सही है, ऑरेंज इज अ फ्रूट, लेकिन एप्पल इज ऑल्सो अ फ्रूट, बनाना इज ऑल्सो अ फ्रूट, वाटरमेलन इज ऑल्सो अ फ्रूट। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ऑरेंज इज अ फ्रूट विच इज ऑरेंज इन कलर, विच इज सार इन टेस्ट, खट्टा होता है, ऑरेंज रंग का होता है, ऑरेंज एक फ्रूट है, ऑरेंज के अंदर बीज होते हैं, तब तुम्हें थोड़ी इमेज बन रही है दिमाग में, अच्छा मैम इस फ्रूट के बारे में बात कर रही है, राइट। सो ज्यादा फीचर्स बताने से ज्यादा अच्छे से समझ आता है, तो हम ज्यादा फीचर्स पढ़ लेते भैया डेमोक्रेसी के। पहली कहानी है हमारे पड़ोसी देश की जिसका नाम है पाकिस्तान। देखो जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, कब हुआ था, 1947 में। तो 1947 में 14 अगस्त को बन गया था भैया पाकिस्तान और 15 अगस्त को बन गया था भारत। तो इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो इंडिया भी डेमोक्रेटिक रहा और पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक रहा। इंडिया में भी फेडरल स्ट्रक्चर रहा कि भैया एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होगी, और पाकिस्तान में भी वही स्ट्रक्चर रहा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि 1991 में जो पाकिस्तानी मिलिट्री के हेड थे जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ जी, उन्होंने अक्टूबर के महीने में क्या कर दिया, मिलिट्री कू कर दिया। मिलिट्री कू कर दिया बच्चा, इसे कू बोलते हैं, पी जो है साइलेंट होता है। कू क्या होता है, कू ऐसा कोई भी रेवोल्यूशन जिससे तुम सरकार गिरा रहे हो, बैठी बिठाई सरकार गिरा रहे हो। जैसे एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, सोशलिज्म इन यूरोप चैप्टर है ना आपका हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, उसमें लेनिन ने किया था ना, अप्रैल थीसिस लिखने के बाद जब लेनिन वापस आया था तो उसने क्या किया था, कू किया था, सरकार हटाई थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट हटाई थी, है ना। वैसे ही हमारे परवेज मुशर्रफ भाई साहब ने अक्टूबर 1999 में मिलिट्री कू कर दिया और बैठी बिठाई सरकार, इलेक्टेड सरकार को गिरा दिया। अब उसके बाद मिलिट्री इनके हाथ में थी, ये मिलिट्री के हेड थे, इन्होंने मिलिट्री के सारे लोगों को कन्विंस कर लिया भैया सरकार को गिराते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब ये गद्दी पे खुद बैठ गए, इन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव, भैया डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग इलेक्ट करते हैं लीडर को, क्या लोगों ने परवेज मुशर्रफ को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, नहीं, परवेज मुशर्रफ भाई साहब खुद ही बन के बैठ गए, राइट। Then later he changed his designation to president. बाद में उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव से अपनी डेजिग्नेशन, अपना ओहदा क्या कर लिया कि आज से मैं यहाँ का क्या हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट भी लोग इलेक्ट करेंगे ना भाई, नहीं, आप खुद ही गद्दी पे बैठ गए। उसके बाद आपने एक रेफरेंडम लागू कर दिया। रेफरेंडम का मतलब एक लीगली एक प्रावधान बना दिया, एक लॉ बना दिया, जिसके तहत 2002 में उन्होंने बोला कि एक तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, दूसरा उन्होंने अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया। 1999 में पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बने, फिर 2002 में से पहले उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। 2002 में बोला कि 5 साल तक मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा, अब चाहे तुम इलेक्शन कराओ नहीं कराओ मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं ही रहूंगा प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो आगे और गेम देखो, अगस्त 2002 को उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर होता है बच्चा, जब भी आपको संविधान में कोई बदलाव करना होता है ना, देखो बदलते जमाने के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को भी थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब भी आपको करना होता है, कोई भी चेंज करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे पुराने लॉ को बदलना हो, चाहे नया लॉ ऐड करना हो, चाहे कोई पुराना लॉ आपको खारिज करना हो, खत्म करना हो, इस सबको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। तो आपको एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नोटिस
एक तरीके से जनता जनार्दन को देना पड़ता है कि आज से हमारा संविधान जो है चेंज हो रहा है। तो उन्होंने अगस्त के महीने में 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू कर दिया और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके उसमें क्या बदलाव किया उन्होंने कि भैया इलेक्शन तो होंगे, ध्यान से सुनना, इलेक्शन होंगे, सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन भी होंगे और स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी होंगे। भैया किसी किसी कंट्री में ना स्टेट को प्रोविंसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोविंसेस बोला जाता है, ठीक है। तभी आप यहाँ पे देखते हो प्रोविंशियल असेंबली। तो मतलब कि स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी होंगे और सेंट्रल नेशनल असेंबली के इलेक्शन भी होंगे, लेकिन सारी की सारी बागडोर किसके हाथ में रहेगी? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में। ये देखो, ये बैठे परवेज मुशर्रफ जी। परवेज मुशर्रफ जी ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई देश के अंदर जिसका नाम रखा एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें जो भी लोगों पे ट्रस्ट था परवेज मुशर्रफ को, मिलिट्री के जो भी लीडर्स पे ट्रस्ट था, उन सारे लोगों को एनएससी में उन्होंने भर लिया। एनएससी का हेड कौन? परवेज मुशर्रफ। देश का प्रेसिडेंट कौन? परवेज मुशर्रफ। तो इलेक्शन हुए पाकिस्तान में उसके बाद, लेकिन उन इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं था बच्चा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में थी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। अगर सेंट्रल इलेक्शन हो रहे हैं और प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं और उसमें सरकार बन रही है और एनएससी को पसंद नहीं आ रही है, तो एनएससी उस सरकार को हटा सकती है। तो यहीं से निकलती है हमारी पहली फीचर डेमोक्रेसी का, जो बोलता है कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए लोगों के हाथ में। यहां पे पाकिस्तान में 1999 से लेके 2002 तक किसके हाथ में थी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर? परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी, एनएससी के हाथ में थी। एनएससी के हेड भी कौन थे? परवेज मुशर्रफ जी। सो जब किसी डेमोक्रेसी में, पाकिस्तान वैसे ओवरऑल देखोगे तो डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन क्या परवेज मुशर्रफ के राज में पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक बोला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो थी लोगों के हाथ में नहीं थी, वो परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी। तो ये है हमारा डेमोक्रेसी का पहला फीचर। अब आगे जाए उससे पहले मैं दे रही हूं आपको होमवर्क क्वेश्चन। बचा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, कॉमेंट्स में देना आपको आंसर। क्वेश्चन है, जो डेमोक्रेसी शब्द है वो किस ग्रीक वर्ड से आता है? डेमोक्रेशिया, डेमोक्रेशिया, डेमोस या क्रेशिया? बताया था मैंने, जिसने देखा है लेक्चर उसे ही पता होगा आंसर, तो कमेंट्स में करके बताना। चलो आगे जाने से पहले मैं बता दूं, हमारा एक वो भी है, टेलीग्राम चैनल है। आप अपने फोन में जाके इस कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे सोशली शुभम टाइप कर सकते हो और वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। इसे स्कैन कर लो, डायरेक्ट ले जाएगा आपको ग्रुप पे। होता क्या है कि हम हर ट्यूसडे को ट्रिविया नाइट रखते हैं बच्चा 7 PM पे। अभी पिछली भी ट्रिविया नाइट हुई है, उसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन उठाया था चैप्टर। तो हर ट्रिविया नाइट को हम ट्रिविया खेलते हैं 7 बजे, आधे घंटे तक। उसमें मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर, जो मैं चैप्टर पहले ही अनाउंस कर देती हूँ कि इस ट्यूसडे को ये वाले चैप्टर के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। उसके मैं धड़ाधड़ आपको क्विज क्वेश्चंस लेती हूँ, बहुत मजा आता है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उन क्विज क्वेश्चन से आपका वो चैप्टर कब प्रिपेयर हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं आगे, दूसरे देश की कहानी सुनते हैं, विच इज चाइना। तो चाइना में हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं, पीरियोडिक इलेक्शंस, यानी कि हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस हो गए, लोग वोट देते हैं, चाइनीज पीपल वोट, और वहां से सिलेक्ट होता है चाइना का पार्लियामेंट। चाइना के पार्लियामेंट को चाइनीज भाषा में बोला जाता है बच्चा क्वांगनो रेनमिन दाइबियाओ दाहुई। आपको ये नाम याद नहीं करना है, आप इसका इंग्लिश वर्जन याद कर लो जिसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। तो वहां का पार्लियामेंट को बोलते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस, जिसका हर 5 साल पे इलेक्शन होता है। और ये जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, ये बाद में जाके देश के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसे ही होता है, हम जो है अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, एमपीज और एमएलए को इलेक्ट करते हैं, बाद में जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपीज और एमएलए जो है वो जाके प्रेसिडेंट घोषित करते हैं ना। तो सेम आपका चाइना में भी होता है, लेकिन चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, इंडिया डेमोक्रेटिक है। कैसे? देखो, तो इस नेशनल पीपल कांग्रेस में 3000 मेंबर्स होते हैं बच्चा। इसमें से कुछ मेंबर्स आर्मी के भी होते हैं और बाकी मेंबर्स लोग भी इलेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको चाइना के इलेक्शंस में खड़ा होना है, यानी कि कैंडिडेट बनना है, तो ये मैंडेटरी है, ये बहुत जरूरी है कि या तो आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हो, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 8 एलाइड पार्टीज है, यानी कि 8 दोस्त पार्टीज हैं जिनसे आपको बिलोंग करना पड़ेगा। तो या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हो या तो इसकी दोस्त पार्टी हो। अगर आप इनके कैंडिडेट हो तो आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, अगर आप इनके कैंडिडेट नहीं हो तो आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो हर 5 साल पे इलेक्शन तो हो रहे हैं, पार्लियामेंट तो इलेक्ट हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में सारे मिनिस्टर किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो क्या हमारे पास यहाँ एज अ वोटर चॉइस है? नहीं। हमें पता है, हमें
इलेक्शन से पहले आउटकम पता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतेगी, राइट। चल एक और कहानी सुनते हैं, मेक्सिको की कहानी है। 1930 से मेक्सिको में हमेशा इलेक्शन होते हैं, हर 6 साल पे इलेक्शन होते हैं। कंट्री कभी भी किसी मिलिट्री रूल के अंडर या किसी डिक्टेटर रूल के अंडर नहीं रही, तो अभी तक हमें डेमोक्रेटिक साउंड कर रही होगी। 1930 से हर 6 साल पे इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और कभी मिलिट्री रूल या डिक्टेटर रूल नहीं रहा। लेकिन देखने वाली बात यह है, गौर फरमाने वाली बात यह है कि 1930 से 2000 तक यानी कि 70 इयर्स तक सिर्फ एक ही पार्टी जीतती रही है, जिसका नाम है PRI पार्टी। अच्छा, अब PRI की फुल फॉर्म जो है वो मेहिकन लैंग्वेज में है। अब ये आपको, मुझे ये भी होगा क्वेश्चन, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि PRI की फुल फॉर्म क्या है। सिलेबस में नहीं है, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए आप जाके गूगल जरूर करेगा और मुझे बताइएगा। आपको इसका इंग्लिश वर्जन याद करना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन याद करना है। PRI को उल्टा कर दो, IRP यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो PRI पार्टी जो है हमारी, ये वहां पे 70 साल से हर 6 साल पे इलेक्शन हो रहे हैं और 70 साल से ये पार्टी जीते जा रही है। तो क्या मतलब, इसका मतलब या तो ये है कि ये पार्टी बहुत ही औसम है, या तो ये पार्टी है कि भैया इस पार्टी के आगे लोग खड़े तो होते हैं लेकिन वो लोग जीत नहीं पा रहे। तो यहाँ पे जो केस है ना, यहाँ पे केस है दूसरा वाला। ऑपोजिशन खड़ी जरूर होती है इस पार्टी के आगे, इलेक्शन में बाकी पार्टी खड़ी जरूर होती है, लेकिन वो कभी भी इलेक्शन जीत नहीं पाती। क्यों? गौर से जब देखो तो मेक्सिको की 1930 से 2000 तक की डेमोक्रेसी हमें दिखती है अनसक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि पता चला कि PRI पार्टी गंदी गंदी हरकतें करती थी, डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी जीतने के लिए। PRI पार्टी कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बोलती थी कि अगर तुम्हें गवर्नमेंट की जॉब रखनी है, सरकार किसकी? भाई PRI पार्टी की है। अगर तुम्हें सरकारी जॉब रखनी है तो तुम्हें PRI पार्टी की मीटिंग्स में जबरदस्ती आना पड़ेगा, PRI पार्टी को ही वोट करना होगा। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को बोलती है कि बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को समझाओ कि PRI पार्टी को ही वोट दे। मीडिया को बोलती है कि हमारी कोई गलती हो तो मीडिया में नहीं आनी चाहिए, और ऑपोजिशन पार्टी की कोई गलती हो तो जबरदस्ती ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तुम मीडिया में दिखाओ। अब वो मीडिया चाहे टीवी है, चाहे रेडियो है, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे कोई भी है। अगर कोई इंडिपेंडेंट तरीके से मीडिया में कुछ छुपवाना भी चाहता है तो PRI पार्टी उसे डांट फटकार लगा देती है। कभी कभी क्या करती है PRI पार्टी, इलेक्शन से जस्ट पहले जहां पे वोटिंग होती है, पोलिंग बूथ का मतलब जहां पे वोटिंग होती है, पोलिंग बूथ का एड्रेस ही चेंज कर देती है। तो जो दूसरी पार्टी के वोटर्स होते हैं उन्हें तो नया एड्रेस पता ही नहीं होता, वो वोट देने पहुंच ही नहीं पाते, उनकी पार्टी हार जाती है। और ये अपनी पार्टी के जो वोटर्स होते हैं उन्हें पहले ही बता देती है कि भैया हम एड्रेस चेंज करने वाले हैं, तो इनके वोटर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके की घटिया ट्रिक्स अगर आप लगाओगे तो ऑब्वियसली आप जीत जाओगे। तो चाइना और मेक्सिको में हमें दोनों जगह ये समझ आया बच्चा कि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी जीतती जा रही है और मेक्सिको में PRI पार्टी जीतती जा रही है। तो ये क्या है? ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी ये कहती है कि सिर्फ पीरियोडिक इलेक्शंस होना, कि बार बार देश में इलेक्शंस हो रहे हैं, इज नॉट अ साइन ऑफ गुड डेमोक्रेसी। बल्कि इलेक्शन पीरियोडिक भी होना चाहिए, फ्री भी होने चाहिए, फेयर भी होने चाहिए। जो पार्टी गद्दी पे बैठी है, जो पार्टी पावर में बैठी है, उसके भी उतने ही चांस होने चाहिए हारने के जितने बाकी पार्टियों के हैं, है ना? तब तो फेयर गेम है। अगर रेस हो रही है तो जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके इक्वल चांसेस होने चाहिए जीतने के और हारने के, है ना? तभी तो इक्वल रेस है। भैया जो अच्छा भागता है वो जीत जाएगा, जो अच्छा नहीं भागता है वो हार जाएगा, लेकिन चांसेस तो इक्वल होने चाहिए। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि भैया तू जो है 100 मीटर आगे खड़ा रहे, तू जो है 100 मीटर पीछे खड़ा रहे। तो ऑब्वियसली 100 मीटर आगे जो बच्चा खड़ा है वो जीत ही जाएगा ना, वो तो आगे खड़ा है, राइट? नहीं, हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होती है। तो डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर क्या है बच्चा, जो इन दोनों कहानियों से पढ़ा है हमने, दैट इन डेमोक्रेसी इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर एंड ऑल्सो रेगुलर, राइट? और चॉइस मिलनी चाहिए वोटर्स को। यहाँ पे एक ही पार्टी बार बार जीती जा रही है, दूसरी पार्टी बार बार जीती जा रही है, तो ऑब्वियसली चॉइस नहीं है वोटर्स के पास, चॉइस होनी चाहिए। चलो अब छोटी छोटी और कहानियां बच्चा। एक सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया में 2015 तक तो औरतों का वोटिंग का हक ही नहीं था, ड्राइविंग का, वोटिंग का कोई भी हक नहीं था। अगर एस्टोनिया की बात करें तो एक छोटा सा देश है जहां पे रशियन लोग भी रहते हैं, मतलब पुराने जमाने में ही रशिया से कई सारे लोग माइग्रेट कर गए थे एस्टोनिया में। एंड ऑब्वियसली ऐसे भी लोग हैं जिनके फोर फादर्स, जिनके पूर्वज जो है एक्चुअली में एस्टोनिया को बिलोंग करते हैं। तो इनमें ना भेदभाव है। जो लोग रशिया से माइग्रेट करके एस्टोनिया के सिटीजन बनने आए थे, जब वो लोग वोटिंग कार्ड बनवाने जाते हैं, वोटिंग कार्ड मतलब वोट के लिए जब भी वो एप्लीकेशन डालने जाते हैं तो उनकी एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बेसिक लेवल पे ही आपने क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि एस्टोनिया के नेटिव हो, अगर आपके फोर फादर एस्टोनिया के ही थे तो आपको हम वोटिंग का हक दे रहे हैं, लेकिन अगर आप रशिया के हो तो आपकी वोटिंग मुशक्कत से हो पाएगी, बहुत मुश्किल है, राइट? देन
फीजी की बात करें तो बच्चा जब हम पे अंग्रेज राज करते थे, भारत के लोगों पे अंग्रेज राज करते थे, तो बड़े सारे लोग जो है अंग्रेजों के राज में बाहर नौकरी करने गए थे। ठीक है, उन्हें झांसा दिया जाता था कि भैया इंडिया में बहुत गरीबी है, जाओ तुम श्रीलंका चले जाओ नौकरी करने, फीजी चले जाओ। क्योंकि ब्रिटेन सिर्फ इंडिया पे राज नहीं करता था, ब्रिटेन जो है बांग्लादेश वाला एरिया हो गया, श्रीलंका वाला एरिया हो गया, फीजी हो गया, मालदीव्स हो गया, बहुत सारे देशों पे राज किया करता था। ठीक है, तो वहां पे भारत के लोगों को बॉन्डेड लेबर बना के भेजा करता था। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि फीजी में भारत के लोग क्या कर रहे हैं। तो कई सारे लोग थे जो वापस आ गए इंडिया, कई सारे लोग थे जो वहीं बस गए। तो फीजी में भी दो तरीके के लोग देखे जाते हैं, एक तो भारतवासी जो अब फीजी के सिटीजन हो गए हैं, और एक फीजी के अपने लोग जिनके फोर फादर, जिनके एंसेस्टर्स, जिनके पूर्वज जो है एक्चुअल में फीजी के थे। तो फीजी के लोगों की जो वोट की वैल्यू है और इंडियन फीजियंस की जो वोट की वैल्यू है वो समान नहीं है। तो इन तीनों केसेस में हमें क्या दिख रहा है कि वोटिंग के आधार पे, वोटिंग एज अ राइट पे इक्वालिटी नहीं है। सऊदी अरेबिया में तो औरतों को वोटिंग का हक ही नहीं है, यहाँ पे जो है रशियन माइनॉरिटी को वोटिंग करने नहीं दे रहे हो। यहाँ पे फीजी में क्या कर रहे हो कि अगर वोटिंग कर भी रहे हैं तो इंडियन फीजियन की वोट की सेम वैल्यू तुम रख नहीं रहे हो। तो इन तीनों छोटी छोटी कहानियों से हमें समझ आता है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है बच्चा। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है कि 18 साल से, मतलब अगर आप अडल्ट हो तो आप लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, कुछ मैटर नहीं करना चाहिए आपका क्या धर्म है, क्या कास्ट है, क्या जेंडर है, क्या सेक्स है, क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए। आपको मिलना चाहिए वोटिंग का हक, और हर किसी के वोट की वैल्यू होनी चाहिए समान, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि हर एक इंसान का एक वोट हो और हर उस वोट की वैल्यू समान हो। इसका मतलब है डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर। तो 3 फीचर हो गए। पहला हो गया फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए हमेशा लोगों के हाथ में। दूसरा हो गया कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, 1 वोट 1 वैल्यू। और एक चाइना वाले से भी हमने सीखा था कि इलेक्शंस होने चाहिए फ्री, फेयर एंड पीरियोडिक। ठीक है, 3 फीचर्स हो गए। अब चलते आगे, जिम्बाब्वे की कहानी बनाते हैं। बड़ा गरीब सा देश था, इस पे जो है माइनॉरिटी, मतलब कि बहुत ही कम लोग, जैसे हमारे इंडिया में भी ब्रिटिशर्स जो है माइनॉरिटी में थे, कम संख्या में थे, फिर भी हम पे राज करते थे। वैसे ही यूरोप के गोरे लोग, जिन्हें व्हाइट लोग बोला जाता है, वो लोग जिम्बाब्वे पे राज किया करते थे। तो जिम्बाब्वे ने 1980 में बहुत रेवोल्यूशन, फ्रीडम स्ट्रगल करके उनसे आजादी ली। अब जैसे हमारे इंडिया में जब हुआ ना बच्चा फ्रीडम स्ट्रगल, तो कांग्रेस पार्टी जोर शोर से नारेबाजी करती थी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जब हम आजादी की मांग कर रहे थे। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी बहुत पॉपुलर हो गई थी आजादी के बाद। सिमिलरली जिम्बाब्वे में एक पार्टी थी जानू पीएफ नाम की, फुल फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, अगेन दूसरी भाषा में है तो याद भी मत करना। जानू पीएफ नाम की एक पार्टी थी, उसने जोरों शोरों से जिम्बाब्वे की फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। तो जब जिम्बाब्वे आजाद हो गया तो सबसे फेमस पार्टी कौन सी थी? जानू पीएफ। सबसे फेमस इंसान कौन सा था? जानू पीएफ का हेड, जिसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। तो जब जिम्बाब्वे आजाद हुआ 1980 में, तो रॉबर्ट मुगाबे को इलेक्शन में जीतने का मौका मिला और रॉबर्ट मुगाबे बन गए जिम्बाब्वे की डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट। अभी यहां तक सब डेमोक्रेटिक है। अब देखो, इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शन जिम्बाब्वे में भी हमेशा रेगुलरली होते थे, बार बार होते थे, सही टाइम पे होते थे। लेकिन रॉबर्ट मुगाबे, जस्ट लाइक मैक्सिको में पीआरआई पार्टी करती थी, वैसे ही रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे में अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते थे। हर साल वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ बदलाव करके प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा देते थे। प्रेसिडेंट कौन थे? वो खुद ही थे। प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा देते थे और अपने आप को कम अकाउंटेबल घोषित कर देते थे। मतलब कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके कम नंबर आते हैं, आपके पेरेंट्स आप ही को डांट लगाते हैं ना कि भाई तू पढ़ा नहीं, तू पढ़ी नहीं, मतलब कि आप अपने नंबर के लिए अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन अगर डेमोक्रेसी में रॉबर्ट मुगाबे कह रहे हैं कि मैं अकाउंटेबल ही नहीं हूं, तो अगर डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट हो रही है तब तो वो वाहवाही ले रहे हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेसी में कुछ गलत हो रहा है तो वो कह रहे हैं मुझे मत बोलो भाई, मुझे मत बोलो, मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो भैया तुम्हें गद्दी पे बिठाया क्यों है ना, तुम्हें प्रेसिडेंट बनाया ही क्यों है हमने, जब तुम अकाउंटेबल नहीं हो। तो ये बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके अपनी पावर में बढ़ोतरी करते थे और अपने आप को कम और कम अकाउंटेबल घोषित कर देते थे। ऑपोजिशन पार्टी की मीटिंग्स में दंगे फसाद किए जाते थे, उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता था, ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को हरास किया जाता था। जब भी कोई सिटीजन, जिम्बाब्वे के सिटीजन रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ आवाज उठाते थे, उन्हें मारा पीटा जाता था। रॉबर्ट मुगाबे के राज में मैक्सिको में प्रोटेस्ट करना,
प्रोटेस्ट तो हमारा हक है, गांधी जी ने बोला सत्याग्रह तो करना पड़ेगा ना डेमोक्रेसी में। प्रोटेस्ट करना इन्होंने इलीगल बोल दिया था कि तुम आवाज ही नहीं उठा सकते डेमोक्रेसी में, बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने एक लॉ बना दिया था अपने राज्य में कि प्रेसिडेंट के खिलाफ आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, व्यक्त नहीं कर सकते हो, इलीगल है। प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलना इलीगल है, प्रेसिडेंट कुछ भी करे लेकिन प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलना इलीगल है। टेलीविजन हो, रेडियो, कोई भी मीडिया पॉइंट हो, उन्हें बोला जाता था कि जो गवर्नमेंट बोल रही है चुपचाप वही दिखाओ वरना तुम्हारी पिटाई लगेगी। बाई चांस कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का मतलब कुछ भाई भले लोग होते हैं, जैसे हमारे देश में समधीश का ना एक चैनल है यूट्यूब पे, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। कई बच्चे होते हैं जिन्हें हर चीज में कॉन्स्पिरेंसी दिखती है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे इनका चैनल बहुत अच्छा लगता है इसलिए बोल रही हूँ। जैसे समधीश हो गया, फेयर डिसीजा हो गया, कई सारे हमारे देश में भी इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं, मतलब कि वो किसी न्यूज़पेपर, किसी रेडियो चैनल वगैरह को बिलोंग नहीं करते हैं, वो खुद से ऑन ग्राउंड अपना पैसा लगा के या इधर उधर से डोनेशन पे ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ऐसे वहां पे भी जिम्बाब्वे में जो लोग थे वो करने की कोशिश करते थे, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, उन्हें भी पिटाई लगती थी। गवर्नमेंट जो है, अगर मान लो जुडिशरी ने भी कुछ बोल दिया कि भैया रॉबर्ट मुगाबे तुम्हारी पार्टी जो है बहुत गंदे काम कर रही है, या मुगाबे भाई साहब आप जो है ये सही नहीं कर रहे, तो जुडिशरी पे भी प्रेशर आता था कि तुमने बोला कैसे, तुमने प्रेसिडेंट के खिलाफ बोला कैसे। सो ऑल ऑफ दीज आर बच्चा अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो हमने रॉबर्ट मुगाबे की कहानी से देखा कि ये आदमी कितना फेमस था यार जिम्बाब्वे में, सब लोग इससे प्यार करते थे। ही वॉज अ वेरी पॉपुलर फिगर, ही वॉज अ वेरी लव्ड ह्यूमन बींग, बहुत ही लोग बहुत प्यार करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी वजह से एक तरीके से आजादी मिली थी देश में। लेकिन इससे हमें समझ आता है कि कभी कभी पॉपुलर सरकार भी अनडेमोक्रेटिक होती है। जस्ट बिकॉज देश के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अच्छा है या अच्छी है। अच्छा है अच्छी है भी छोड़ो, डेमोक्रेटिक है कि डेमोक्रेटिक नहीं है। क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी के रूल फॉलो कर रहे हो तो ही आप डेमोक्रेटिक हो। आपको लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। सो पॉपुलर गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी अनडेमोक्रेटिक। जैसे कि रॉबर्ट मुगाबे की पॉपुलर गवर्नमेंट क्या थी? ऑटोक्रेटिक थी। ऑटोक्रेटिक का मतलब एब्सोल्यूट रूल करती थी। एब्सोल्यूट रूल का मतलब होता है बच्चा मनमानी करती थी, मनमानी। ऑटोक्रेसी का मतलब अपनी मनमानी करती थी, लोगों की नहीं सुनती थी, ऑपोजिशन की नहीं सुनती थी, जुडिशरी की नहीं सुनती थी। तो डेमोक्रेसी में आंखें कान सब खुले रखने चाहिए भैया, ठीक है। तो हमें इन सारी कहानियों से समझ आया कि एक अच्छी डेमोक्रेसी में, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में, गुड डेमोक्रेसी में नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी होने की रूम होनी चाहिए। मतलब अगर लोगों को प्रोटेस्ट करना है, ऑपोजिशन को आवाज उठानी है, तो ये सब होना चाहिए। हमें समझ आया कि कंट्री को लोगों के फंडामेंटल राइट्स की या बेसिक राइट्स की इज्जत करनी चाहिए। ये नहीं कि लोगों के अधिकारों को तुम जेब में डाल के बैठे हो जस्ट बिकॉज यू आर अ प्रेसिडेंट, जस्ट बिकॉज यू आर अ प्राइम मिनिस्टर। नहीं, लोगों को जो संविधान ने हक दिए हैं उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक। लोगों के पास सोचने की आजादी होनी चाहिए, अपने आप को व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। डर के थोड़ी रहना है यार। सरकार क्या है? सरकार एक तरीके से सिटीजन्स के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो जब सिटीजन्स ही बोल रहे भैया तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा, तो उनकी बात सुनो ना। उनको मार पिटाई क्यों कर रहे हो? उनको इलीगल क्यों घोषित कर रहे हो? राइट। सो अपना ओपिनियन पब्लिक में आपको भाषण देना है सरकार के खिलाफ, आपके पास आजादी होनी चाहिए। अच्छी डेमोक्रेसी वही होती है जहां आप सरकार को भला भी बोल सकते हो, सरकार को बुरा भी बोल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ गाली गलौज करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ वायलेंस करो, वायलेंस इज नेवर एन आंसर। बट सरकार को अगर तुम किसी देश में अच्छा बोल पा रहे हो लेकिन बुरा नहीं बोल पा रहे हो ना, तो मतलब वहां डेमोक्रेसी जो है थोड़ी फीकी पड़ रही है। देन एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ के सामने सब लोग इक्वल होने चाहिए। ये नहीं कि भैया जुडिशरी नॉर्मल सिटीजन्स पे जब कोई डिसीजन दे रही है तब तो तुम मान ले रहे हो, प्रेसिडेंट के ऊपर डिसीजन ले रही है तो प्रेसिडेंट बोल रहा है नहीं नहीं भैया हम नहीं जाएंगे जेल में, हम नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, लॉ के आगे चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सब लोग होने चाहिए इक्वल। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। जुडिशरी सरकार की ना सुने, सरकार से बिल्कुल अलग चले। जुडिशरी लोगों के फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स की रक्षा के लिए होती है, ना कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की चापलूसी के लिए। तो जब आपको ये सारे पॉइंट्स किसी डेमोक्रेसी में दिखते हैं बच्चा, तभी डेमोक्रेसी अच्छी है, वरना डेमोक्रेसी थोड़ी सी अनसक्सेसफुल चल रही है। राइट। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहां से हमें आता है रॉबर्ट मुगाबे की कहानी से हमें आता है चौथा फीचर, जो कि है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से नहीं चलना चाहिए, बल्कि संविधान की मर्जी से चलना चाहिए। और लोगों को जो अधिकार मिले हैं संविधान द्वारा, उन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। तो हमने बहुत सारी कहानियां सुनी, हमें मिले 4 पॉइंट्स, और वो चार फीचर्स वो तो मैंने बता दिए। हाँ,
वो तो मैंने बता दिए, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक पैराग्राफ है जो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कभी कभी इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे आ जाएगा बच्चा कि हाउ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड वर्क। यहाँ पे हमें रॉबर्ट मुगाबे की कहानी से ये तो पता चला कि संविधान के अकॉर्डिंग सरकार को काम करना चाहिए, ना कि सरकार के अकॉर्डिंग संविधान काम करेगा। लेकिन सरकार फिर काम करेगी कैसे? तो होता क्या बच्चा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं कि प्रेसिडेंट की पावर क्या है, चीफ मिनिस्टर की क्या है, इसकी क्या है, उसकी क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। कोई भी अगर मुद्दा होता है तो उसमें पहली बात तो कोई डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना चाहिए कि ये डिसीजन किसको फायदा करेगा। सिर्फ देश के मेजॉरिटी कास्ट, मेजॉरिटी रिलीजन को फायदा करेगा या देश में सबको फायदा करेगा? तो जो माइनॉरिटीज होती हैं देश में, उन्हें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो लोग कम संख्या में है। इट कुड बी अ कास्ट, इट कुड बी अ रिलीजन, इट कुड बी अ जेंडर, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, जो भी कम्युनिटी कम संख्या में है उन्हें माइनॉरिटीज बोलते हैं। जैसे हमारे देश में कई सारे रिलीजन्स हैं, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, जिसको फॉलो करने वाले लोग किस में आते हैं? माइनॉरिटी में आते हैं, कम संख्या में। ठीक है, सो माइनॉरिटीज को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, माइनॉरिटीज की भी बात सुननी चाहिए। मेजर डिसीजन जब भी लो, कंसल्ट करके लो। जैसे हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स के बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं आपके पार्लियामेंट में, सबकी बात सुनी जाती है, फिर एक डिसीजन आता है ना। तो अच्छी डेमोक्रेसी में यही होता है, सबकी बातें सुनी जाती हैं। देन Constitution and law assign certain rights and responsibility to every office bearer। और हमारा संविधान सबकी पावर लिखा हुआ है, किसकी क्या पावर है ये भी संविधान में लिखी हुई होती है, और किसकी क्या पावर नहीं है ये भी संविधान में लिखा होता है। तो all you have to do as a good democratic leader is to follow the constitution। अगर आप अच्छे डेमोक्रेटिक इंसान हो तो आपको सिर्फ संविधान को फॉलो करना है, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स की रक्षा करनी है, ना कि उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाना है। सो इन सारी कहानियों से और इस पैराग्राफ से हमें मिले डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारे फीचर्स। तो यहां पे बच्चा व्हाट इज डेमोक्रेसी वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब व्हाई डेमोक्रेसी वाले पार्ट पे आने से पहले मैं तुम्हें एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रही हूं, जो एक बार तुम अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, और आंसर मैं बताऊंगी तुम्हें 2 मिनट बाद। क्वेश्चन इज व्हाई कैनॉट यू कॉल परवेज मुशर्रफ के राज में तुम क्यों नहीं पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक बोल सकते हो? प्लीज ट्राई एंड आंसर इट। यू हैव 2 मिनट्स बच्चा। हाँ जी, कर लिया आंसर। चलो मैं बताती हूँ। परवेज मुशर्रफ के राज में आप पाकिस्तान को इसलिए डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हो क्योंकि उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया था, ना कि लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया था, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लोगों से छीन के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को दे रखी थी। तो 2 पॉइंट्स तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट, क्योंकि उन्होंने मीडिया और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो कोई भी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता था वो उसे चुप करा देते थे। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं इस क्वेश्चन में। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, विच इज व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं हमें समझ आ गया, लेकिन लाइक आई सेड दुनिया में 2 तरीके की सरकारें होती है, या तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसमें डिक्टेटरशिप हो सकती है, मोनार्की हो सकती है, फलाना हो सकता है, राइट, या फिर डेमोक्रेसी। तो आज से 100 साल पहले दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी दिखाई नहीं दिखती थी, लेकिन कुछ तो खास बात होगी डेमोक्रेसी में कि आज मोस्टली जो कंट्रीज हैं दुनिया के वो क्या हैं? डेमोक्रेटिक हैं। कुछ तो खास बात होगी। तो इस वाले टॉपिक में हम डेमोक्रेसी को एनालाइज करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। पहले डेमोक्रेसी की बुराइयां देखेंगे और फिर देखेंगे डेमोक्रेसी की अच्छाइयां। बच्चा कोई भी चीज याद रखना, कोई भी चीज, पॉलिटिकल साइंस तुम पढ़ रहे हो, सिविक्स पढ़ रहे हो, कोई भी चीज सिविक्स में बेस्ट नहीं होती।
चीज बेटर हो सकती है लेकिन बेस्ट नहीं हो सकती। तो डेमोक्रेसी भी कोई बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी में भी अपनी बुराइयां हैं, लेकिन बाकी तरीके की सरकारों से, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी बेटर जरूर है, इसीलिए लोग डेमोक्रेसी को चूज करते हैं। चलो थोड़ी सी बुराइयां पढ़ लेते हैं डेमोक्रेसी की। पहली बुराई है भाई, पहली बुराई है अनस्टेबल होती है, दूसरी है करप्शन होता है, तीसरी है नो स्कोप फॉर मॉरल्स, चौथा है डिले इन डिसीजंस, पांचवा है if you want to take a screenshot you can। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है अनस्टेबल, जो आपकी बुक में इंस्टेबिलिटी लिखी है बच्चा। इंस्टेबिलिटी इज अ नाउन, अनस्टेबल इज एन एडजेक्टिव। तो स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है, एक आई से शुरू होती है, एक यू से शुरू होती है, ठीक है। इंस्टेबिलिटी या अनस्टेबल होने का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि देखो क्या होता है डेमोक्रेसी में ना, मोस्टली अभी हम अपने देश में देख रहे हैं कि बार बार एक ही सरकार जीत रही है, पिछले 3 बार से एक ही सरकार जीत रही है, लेकिन यूजुअली दुनिया की डेमोक्रेसी में ये पैटर्न देखा गया है कि जो सरकार गद्दी पे बैठी होती है वो हटती है, फिर दूसरी सरकार आती है, क्योंकि कोई भी सरकार परफेक्ट तरीके से काम तो नहीं कर सकती। तो जनता को हमेशा रूलिंग पार्टी से क्या होती है, शिकायतें होती है, तो वो रूलिंग पार्टी को हटाती है, फिर दूसरी पार्टी आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अनस्टेबल हो जाती है गवर्नमेंट। यानी कि अगर मान लो पार्टी नंबर ए ने कोई प्रावधान बनाया था, कोई प्रोविजन बनाया था, कोई वेलफेयर स्कीम वगैरह बनाई थी, अब दूसरी पार्टी जब इलेक्शन जीतेगी बाद में जाके, तो वो पहली पार्टी का किया धरा सब क्या कर देगी, मिट्टी पलेत कर देगी कि हटाओ इसे, हम अपने नई प्रोविजंस बनाएंगे। तो इससे कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पॉलिसी बहुत ज्यादा दिन तक टिकी नहीं पाती है। जैसे जैसे लीडर बदलते हैं, गद्दी पे अलग अलग पार्टीज आती रहती हैं, इलेक्शंस में अलग अलग पार्टी जीतती रहती हैं, वैसे वैसे उनके सोचने का अलग अलग तरीका होता है, तो अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं। हर 5 साल पे या 6 साल पे इलेक्शंस हो रहे हैं, डिसीजन अलग अलग तरीके के होते हैं, और इससे जो डेमोक्रेसी है उसमें कहीं स्थिरता नहीं आती, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। दूसरा पॉइंट, करप्शन। डेमोक्रेसी में बथेरा करप्शन होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप क्या करते हो कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनाते हो, उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बिठाते हो। अब गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथ में है नॉर्मल जनता का काम कराना, वो आपका काम नहीं भी करा सकते हैं, करा भी सकते हैं। काम कराने के चक्कर में वो क्या लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, घूस लेते हैं। इनफैक्ट जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर भी बहुत सारी घूस लेते हैं। तो डेमोक्रेसी में करप्शन हो जाता है कि स्ट्रक्चर इस तरीके है। और ये इंडिया की बात नहीं है, सिर्फ दुनिया की डेमोक्रेसी में देखा गया है, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उतना ही ज्यादा करप्शन होता है। डिक्टेटरशिप में तो अगर मान लो करप्शन होगा भी तो एक ही डिक्टेटर है ना, डिक्टेटरशिप में एक ही डिक्टेटर होता है, मोनार्की में एक ही राजा होता है, तो करप्ट होगा तो वही इंसान होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तो बहुत सारा करप्शन हो जाता है। देन नो स्कोप फॉर मॉरल। लोग डेमोक्रेसी में जीतने के लिए इस हद तक गुजर जाते हैं कि एक दूसरे पे लांछन लगाना तो करते ही करते हैं, लेकिन एक दूसरे का मर्डर हो गया, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो गया, गंदी डर्टी ट्रिक्स हो गई, जीतने के चक्कर में वो मोरालिटी, अपनी फैमिली वैल्यूज, ये सब कुछ संस्कार वंस्कार भूल जाते हैं। वो सिर्फ जीतने के चक्कर में कुछ भी कर गुजरते हैं, वो उनका ऐसा हो जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो वो इलेक्शंस को क्या बना देते हैं, एक तरीके का वॉर बना देते हैं, और फिर वो कुछ भी करते हैं। देन डिले इन डिसीजन। अब डेमोक्रेसी में क्या है कि सबकी सुननी पड़ती है, कोई भी मेजर डिसीजन लेना है तो हर समुदाय की सुननी पड़ेगी, हर स्टेट की सुननी पड़ेगी, हर एमएलए हर एमपी की सुननी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि डिसीजन क्या है, बहुत लेट आता है। अब डिक्टेटरशिप में क्या होता है, मान लो हिटलर है, हिटलर को कोई डिसीजन लेना होता था, वो सुबह उठ के डिसीजन ले लेता था, डिसीजन लागू कर देता था, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पूछना पड़ेगा, सबको पूछना पड़ेगा, सब अवेलेबल पता नहीं कब होंगे, फिर बहस होगी, फिर चर्चा होगी, तो डिसीजन बहुत डिलेड आता है, देर से आता है। देर से आता है लेकिन दुरुस्त आता है, वो हम जब डेमोक्रेसी की तारीफ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन डिसीजन में डिले जरूर होता है। देन
ऑर्डिनरी पीपल आर नॉट ऑलवेज राइट। अब स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में, जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, तो मोस्टली लोग क्या होते हैं यहाँ पे पढ़े लिखे कम होते हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते। तो ऑर्डिनरी लोगों को जो लीडर पॉपुलर दिखता है या जो पार्टी पॉपुलर दिखती है, लोग उसे ही वोट कर देते हैं क्योंकि उन्हें उतना अच्छा बुरा पता ही नहीं होता। तो डेमोक्रेसी में जनता को अपना अच्छा बुरा पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। जस्ट बिकॉज कि एक सरकार को बहुत लोग पसंद करते हैं डज नॉट मीन कि वो सरकार डेमोक्रेटिक है। हमने जिम्बाब्वे के केस में देखा कि ऑर्डिनरी लोग बहुत पसंद करते थे रॉबर्ट मुगाबे को, लेकिन रॉबर्ट मुगाबे डेमोक्रेटिक नहीं था। तो समटाइम्स ऑर्डिनरी पीपल को ही नहीं पता होता कि उनके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। देन कभी कभी लीडर्स को भी नहीं पता होता। भैया हमने जिन लीडर्स को चुना है, कई लीडर्स होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कई लीडर्स होते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना। लेकिन अब ये भी नहीं बोल सकते कि पढ़ा लिखा इंसान हमेशा अच्छा डिसीजन लेगा। वी कांट अज्यूम, राइट? डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल। जब पीपल ही देश के अनपढ़ हैं तो जरूरी थोड़ी है कि मिनिस्टर पढ़ा लिखा हो, राइट? तो कभी कभी लीडर्स अच्छे डिसीजन लेते हैं, कभी कभी वो भी अच्छे डिसीजन नहीं लेते हैं, अपना फायदा देखने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद डेमोक्रेसी। ना कंक्लूजन ये है बच्चा कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, कि ऐसे भाई जादुई छड़ी नहीं है कि हटाओ मोनार्की लाओ डेमोक्रेसी, देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में गरीबी होती है, जैसे आप अभी देख रहे हो अंबानी की शादी हुई है, अभी कितना पैसा खर्च किया गया, लेकिन क्या रोड पे भिखारी दिखना बंद हो गया? क्या भारत की सड़कों पे भिखारी दिखना नहीं है? इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अमीरी और गरीबी का भेदभाव है। क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाती है, अमीरी और गरीबी का भेदभाव मिटाने की, जात पात का भेदभाव मिटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कोशिश कभी सफल होती है, कभी सफल नहीं होती है। तो डेमोक्रेसी में ये जरूर इंश्योर किया जाता है कि सरकार जो बनेगी वो लोगों के वोट देने की वजह से बनेगी, तो लोगों का ही डिसीजन होगा, वो फाइनल होगा। लेकिन वो डिसीजन अच्छा होगा कि बुरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। डेमोक्रेसी भी गलतियां करती है, लोगों का डिसीजन भी कभी कभी गलत हो जाता है, डेमोक्रेसी में भी डिले आता है, डेमोक्रेसी में लीडरशिप भी बार बार चेंज होती है। कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, बट हाँ ये बाकी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अच्छी जरूर है। तो अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी की अच्छाइयां। लेकिन जब भी आपको किसी चीज को अच्छा घोषित करना होता है ना, तो सामने वाली चीज को बुरा बोलना होता है। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं एप्पल अच्छा लगता है कि बनाना अच्छा लगता है, और आप बोलो नहीं मुझे बनाना टेस्टी लगता है, तो तुम बोलोगे यार एप्पल का टेस्ट ना मुझे समझ नहीं आता है, एप्पल मुझे ना थोड़ा ड्राई लगता है, एप्पल को ना मुझे छील के खाना पसंद है, लेकिन छील के खाने में बहुत मेहनत है। आपने क्या की? एप्पल की बुराई की ताकि आप जस्टिफाई कर पाओ कि आपको बनाना पसंद है। दुनिया का यही दस्तूर है बच्चा। तो अगर डेमोक्रेसी को हमें बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलना है तो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, चाइना का केस देखते हैं। चाइना में 1958 से 61 के बीच में 3 साल भयंकर सूखा पड़ा था। क्या पड़ा था? सूखा पड़ा था। फमीन का मतलब सूखा पड़ा था, खाना नहीं था, जो खाना था वो भी खराब हो गया था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, ठीक है। और इस सूखे की वजह से 3 करोड़ लोग मारे गए, और ये तो रिकॉर्डेड नंबर है, अनरिकॉर्डेड तो पता नहीं कितने लोग मारे गए होंगे। ये चाइना की ही फोटो है। लोग प्रोटेस्ट करते थे, लोग आवाज उठाते थे, सरकार सुनती नहीं थी, राइट। इंडिया में भी उसी दौरान आई थिंक 1950s में, 52 53 में, उसी दौरान इंडिया में भी क्या हुआ था, बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। लेकिन इंडिया में इतना बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ, इतने सारे लोग मारे नहीं गए। क्यों? क्योंकि इंडिया था डेमोक्रेटिक और चाइना है अनडेमोक्रेटिक। इंडिया में अगर लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भैया हमें खाना नहीं मिल रहा है, सरकार हमें खाना खिलाओ, तो सरकार ने सुना। लेकिन चाइना के केस में, हमारे देश की नहीं पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि चाइना के केस में इतने सारे लोग नहीं मारे जाते अगर चाइना डेमोक्रेटिक होता इंडिया की तरह। तो मतलब डेमोक्रेसी के फायदे तो हैं। चलो फायदे पढ़ते हैं। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, पहला कारण है दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरी जॉब क्या है? पढ़ाना। मैं अगर तुम्हें अच्छा नहीं पढ़ाऊंगी तुम मुझसे अगली बार पढ़ने ही नहीं आओगे, मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाऊंगी तो तुम मुझसे अगली बार पढ़ने आओगे। तो मुझे अच्छा काम क्यों करना पड़ रहा है, मुझे अच्छा क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हारा दोबारा वीडियो देखना मेरे अच्छे पढ़ाने पे निर्भर करता है। तभी तुम देखते हो कि प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स जो है जी जान लगा देते हैं, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिलेगी अगर वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, तो यह स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पब्लिक स्कूल्स में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारे टीचर्स, हमारे देश के गवर्नमेंट स्कूल के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन ऐसे भी गवर्नमेंट स्कूल है जहां पे टीचर बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो पढ़ा भी नहीं रहे होते, क्योंकि उनको पता है भैया हमारी सैलरी तो आई जानी है, हम तो सरकारी है, हम तो सरकारी टीचर है, राइट।
तो होता क्या है कि जब आपकी जॉब पे आंच आ रही होती है ना बच्चा, कि आपको जॉब से हटाया जा सकता है, तब आप अच्छे से काम करते हो। सिमिलरली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, बार बार इलेक्शन होते हैं, तो अगर एक सरकार अच्छे से काम नहीं करेगी तो अगली बार क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। इसीलिए जो लीडर्स होते हैं वो ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बुरे काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है, अच्छे काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। ओके, नेक्स्ट सेकंड आर्ग्यूमेंट का है। सेकंड आर्गुमेंट कहाँ गया, ओ उल्टा हो गया, सॉरी। ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये वाला है। The argument number 2 is in favor of democracy. Democracy improves the quality of decision making. मैंने बोला ना, देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। घर में अगर एक ही इंसान डिसाइड कर रहा है कि भाई घर में क्या खाना बनेगा, तो वो खाना तो हमेशा उसी की पसंद का बनेगा ना, उसी की पसंद का बनेगा। लेकिन अगर सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं कि यार मेरे को राजमा पसंद है, तेरे को छोले पसंद है, मेरे को तो दाल पसंद है, तो खाना जो बनेगा वो मेजॉरिटी की पसंद का बनेगा, है ना, डिसीजन अच्छा आएगा, सबको पसंद आएगा। सिमिलरली नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या तो राजा साहब लेते हैं डिसीजन, या तो डिक्टेटर लेता है डिसीजन। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सब लोगों की सुनी जाती है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो हर स्टेट से आते हैं, हर रिलीजन से आते हैं, हर कास्ट से आते हैं, हर जेंडर से आते हैं। तो सारे समुदाय, सारे कम्युनिटीज का उसमें बेसिकली सहमति इंक्लूडेड होती है। जो डिसीजन आता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। हाँ, डिले जरूर हो जाता है लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। जो सब लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन हमेशा एक इंसान के लिए गए डिसीजन से बेटर ही आता है। ठीक है, क्वालिटी वाइज देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। चलिए, आर्ग्यूमेंट नंबर 3 इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। 4 बर्तन है तो खटकेंगे। घर में होते हैं ना बर्तन मंजे हुए पड़े होते हैं टोकरी में, उसमें से एक ग्लास निकालनी होती है। देखो भैया कैसे खटखट 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 हो रही होती है, जान निकल जाती है। अगर घर वाले सो गए हैं और तुम्हें एक ग्लास पानी पीना है, वो ग्लास निकालने में तुम्हारी जान निकल जाएगी। कभी मम्मी उठ जाएगी, फिर मम्मी बोलेगी इतनी रात को कर क्या रहे हो। क्यों? क्योंकि 4 बर्तन होंगे तो खटकेंगे। तो उसी तरीके से बच्चा एक सोसाइटी में, एक कंट्री में जब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, चाहे उनकी कास्ट अलग हो, चाहे उनका रिलीजन अलग हो, चाहे उनका कलर अलग हो, चाहे उनका जेंडर अलग हो, चाहे कुछ लैंग्वेज अलग हो, कुछ भी अलग हो, जब डिफरेंसेस होते हैं तो प्रॉब्लम होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि सरकार को कोई डर नहीं है। द गवर्नमेंट इज नॉट स्कैर्ड कि भैया अगर हमने लोगों के बीच का झगड़ा नहीं सुलझाया तो अगली बार हमारी सरकार गिर जाएगी। नहीं भैया, राजा साहब हैं, राजा का बेटा राजा, रानी की बेटी रानी ही बनेगी। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को होता है डर, सरकार को होता है डर। ऊपर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इतनी कमाल की चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं कि भैया दंगे हो गए तो क्या करना है, प्रॉब्लम हो गई तो क्या करना है। सो सरकार, डेमोक्रेसी की सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बर्तन खटके, तो उसे सुलझाना कैसे है। कैन यू गेस कौन सी कंट्री जो अभी हमने पढ़ी है उसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा गया था? ख्याल नहीं रखा गया था। मेक्सिको में भी नहीं रखा गया था, जिम्बाब्वे में भी नहीं रखा गया था, इसलिए हम उनसे डेमोक्रेसी नहीं बोलते। लेकिन एक अच्छी डेमोक्रेसी वही होती है जो कॉन्फ्लिक्ट का एक पीसफुल सॉल्यूशन दे। ये सॉल्यूशन ना दे, अच्छा भैया 2 कम्युनिटीज लड़ रही है, एक काम करो, एक कम्युनिटी को उड़ा दो, एक कम्युनिटी को देश से बाहर निकाल दो। दैट्स नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पीसफुल सॉल्यूशन आता है। कोई परमानेंट विनर या परमानेंट लूजर नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते इस रिलीजन के जो लोग हैं वो बेस्ट है या इस कास्ट के जो लोग हैं बेस्ट है। ये वाली भाषा जहां पे आ गई, इस्तेमाल हो गई, फिर वो डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, वो डेमोक्रेसी पीछे छूट रही है। राइट? सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी इन अ डेमोक्रेसी, नॉट पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट पर्टिकुलर कास्ट। और झगड़े हो रहे हैं तो पीसफुल सोल्यूशन आना चाहिए, ना कि बल्कि झगड़ों में बैठ के घी डालो कि भैया और झगड़ा हो और झगड़ा हो। नहीं, वो डेमोक्रेसी नहीं है। देन सेकेंड आर्गुमेंट हो गया था। फोर्थ क्या है? इनहैंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। डिग्निटी का मतलब होता है बच्चा रिस्पेक्ट। मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में होती है प्रजा, किंग एंड सब्जेक्ट, मोनार्क एंड सब्जेक्ट्स, राजा प्रजा, राजा प्रजा। डेमोक्रेसी में क्या होता है? लीडर्स एंड सिटीजन्स। पावर किसके हाथ में? सिटीजन्स के हाथ में।
सिटीजन्स ने ही लीडर को गद्दी पे बिठाया है। फाइनल पावर किसके हाथ में? सिटीजन्स के हाथ में। तो डेमोक्रेसी में डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है डिग्निटी का ख्याल रखने का, जुडिशरी बच्चा, आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स देते हो। जैसे हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारे पास कई सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट्स अगेन इन अनटचेबिलिटी, राइट्स टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, बहुत सारे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बहुत सारे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन ये क्या तरीका है? हम अपने सिटीजन्स को अधिकार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि सिटीजन्स को रिस्पेक्टेड फील हो, अकोमोडेटेड फील हो। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में राजा थोड़ी देता है प्रजा का कोई अधिकार कि हाँ भैया प्रजा, अगर मैं तुम पे टैक्स बढ़ाऊंगा, लुई द 16 ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले कुछ ऐसा किया था कि मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, अगर मैं कल को टैक्स बढ़ाऊं ना तो मेरे को डांट लगाना। नहीं नहीं, कोई अधिकार नहीं भैया लोगों के पास। सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है कि लोगों की डिग्निटी का रखा जाता है ख्याल, इक्वालिटी होती है। और इक्वालिटी देखो, इक्वालिटी अलग अलग तरीके की होती है। इक्वालिटी होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, राइट, अलग अलग तरीके की इक्वालिटी होती है। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो सिक्योर होती ही होती है, सबको वोटिंग का हक होता है, वोटिंग का हक किसी पर्टिकुलर समुदाय से छीना नहीं जाता। इकोनॉमिक इक्वालिटी ट्राई करती है डेमोक्रेसी, हो नहीं पाती। जैसे गरीबी और अमीरी का भेदभाव इंडिया में आज भी है। हम अच्छी डेमोक्रेसी है लेकिन हमारे यहाँ भी गरीबी अमीरी का भेदभाव तो है। सोशल इक्वालिटी, सोशल क्या, हमारे यहाँ जात पात का बहुत भेदभाव था, रिलीजन के नाम पे बहुत दंगे थे, तो हमने क्या किया, माइनॉरिटीज को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिया। आप देखते हो रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्वेशन SC ST OBC कम्युनिटी को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे देश में सोशल इक्वालिटी नहीं थी, ना है। बाय द वे, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि पहले नहीं थी, पहले था छुआछूत का भेदभाव, अभी थोड़ी है। पहले थी रिजर्वेशन की जरूरत, अभी थोड़ी है। रिजर्वेशन की जरूरत अभी नहीं होती तो हमारे देश में नहीं होता, हटा चुके होते हम लोग। रिजर्वेशन की जरूरत आज भी है क्योंकि आज भी जात पात के नाम पर भेदभाव होता है। हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में होता है। ठीक है, सो आंखें खोलिए। सोशल इक्वालिटी ट्राई कर रहे हैं हम लोग लाने की, लेकिन है नहीं। इकोनॉमिक इक्वालिटी ट्राई कर रहे हैं लेकिन है नहीं। लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी दुनिया की सारी डेमोक्रेसी क्या करती हैं, गारंटी करती हैं। तो जैसे सऊदी अरेबिया में औरतों का वोटिंग का हक नहीं था, डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं होता है। तो सारी कम्युनिटीज को डिग्निफाइड फील होता है, रिस्पेक्टेड फील होता है। एंड दिस इज ऑल्सो एन आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग, ब्रॉडर का मतलब चौड़ा। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का चौड़ा मीनिंग नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि बच्चा डेमोक्रेसी का और क्या अर्थ हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं गुड गर्ल, शी इज ए गुड गर्ल, तो किसी के लिए उसका मतलब हो सकता है कि यार अच्छी लड़की है, पढ़ाई बहुत अच्छी करती है। किसी के लिए मतलब हो सकता है यार अच्छी लड़की है, उसकी सोच बहुत अच्छी है। किसी का हो सकता है अच्छी लड़की है, जानवरों से बड़ा प्यार करती है। किसी का मतलब हो सकता है भैया अच्छी लड़की है, बहुत एम्बिशियस है, बहुत आगे बढ़ना चाहती है। अच्छी लड़की है, अपने माँ बाप का ख्याल रखती है। अच्छी लड़की अपने भाई बहन का ख्याल रखती है। हर किसी की अच्छी लड़की की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। सिमिलरली अच्छे लड़के की भी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। नाउ लेट्स कम टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम सिविक्स में पढ़ रहे हैं, तो सिविक्स में हम ये तो पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट जहां पे लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी बच्चा एसेंशियली अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी का शब्द आपके फ्रेंड सर्कल में भी लगाया जा सकता है, देश में भी लगाया जा सकता है, आपकी फैमिली में भी लगाया जा सकता है, आपके रिलेशनशिप्स में भी लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में जब भी कोई मेजर डिसीजन लेना होता है, आप सारे दोस्त मिल बांट के डिसीजन लेते हो, तो योर फ्रेंड सर्कल इज डेमोक्रेटिक। बट अगर कोई एक आधा बच्चा कूद कूद के डिसीजन ले लेता है, बाकी बच्चों को बोला जाता है हमें तो यही फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स नॉट डेमोक्रेसी। घर में सब लोग बैठ के किसी काम के बारे में डिस्कस करके निर्णय लेते हैं, डेमोक्रेटिक है। घर में एक इंसान डिसीजन ले लेता है या ले लेती है, डेमोक्रेसी नहीं है। सो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यही बोलता है दैट डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी का अर्थ ही सिर्फ इतना सा है दैट एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन डिसीजन, एवरीबडी इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग, और जो डिसीजन है, डिसीजन इज एप्ट फॉर एवरीबडी। मतलब जो डिसीजन लिया जा रहा है वो भी कोई किसी घर के एक मेंबर को नहीं
फेवर कर रहा है, बल्कि सारे मेंबर्स का ख्याल रख रहा है, और डिसीजन लेने में भी सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो जब ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है, चाहे वो देश में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, तब हम उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। ठीक है जी। जब सारे लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे और जो डिसीजन है वो सबके लिए अच्छा होगा, उसे बोलोगे डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि भैया किसी के पास पावर है कि भैया घर में तो ना सिर्फ मम्मी कमाती है तो सारे डिसीजन मम्मी लेती है। मम्मी कमाती है लेकिन बाकी लोगों का भी तो और रोल है। पापा भी घर में बैठ के कुछ काम करते होंगे, बच्चे भी जो है घर में कुछ काम कर रहे हैं। काम मतलब एटलीस्ट पढ़ाई करना भी तो एक काम है, राइट। सबका रोल है। तो ऐसा ना हो कि डेमोक्रेसी में हम ये नहीं बोल सकते कि जिसके हाथ में पावर है बस उसी की डिसीजन चलेगी। नहीं, डेमोक्रेसी में हम क्या देते हैं, इक्वालिटी देते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि बोलने का हक, इच्छा व्यक्त करने का हक, डिसीजन लेने का हक सबका है। तो पावरफुल हो चाहे नॉट सो पावरफुल हो, सब लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने चाहिए। पावरफुल हो या नॉट सो पावरफुल हो, डिसीजन सबके लिए अच्छा होना चाहिए। दिस इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यू कैन अप्लाई इट इन स्कूल, क्लासरूम, रिलेशनशिप, फैमिली और इवन योर पॉलिटिक्स। नाउ दुनिया में डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है बच्चा। थ्योरी की बात हो रही है, प्रैक्टिस की बात नहीं हो रही है। थ्योरी, डेमोक्रेसी की थ्योरी अगर तुम देखोगे, यार मेरा ना ये माइक ही हिलता रहता है, एक सेकंड रुको। हाँ जी, डेमोक्रेसी की अगर थ्योरी देखोगे तो दो तरीके की डेमोक्रेसी हो सकती है। एक तो हो सकता है कि जो भी जितने भी लोग हैं या सिटीजन्स हैं वो सारे मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, और एक हो सकता है कि सिटीजन्स जो हैं अपने लीडर्स को वोट करके गद्दी पे बिठा दे रहे हैं और लीडर्स जो हैं उनके बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, लीडर्स उनके बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं। तो जो पहला वाला है उसे बोला जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा वाला है उसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मोस्टली दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दिखा जाता है, 99.99% रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखा जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं देखा जाता बच्चा? क्योंकि दो कारण है इसके, 2 रीजन। ये भी क्वेश्चन बड़ा फेमस है, व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज सीन मोर बट नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दो कारण है भैया। पहला कारण है अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर। एक कंट्री में कोई 2-4 लोग नहीं होते। हमारे देश को देख लो, चलो हमारा देश तो हाईली पॉपुलेटेड है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड है। कोई भी छोटा देश देख लो, कुछ नहीं 2-3 करोड़ लोग तो होंगे। 2-3 करोड़ लोग कहां बैठेंगे और कितने साल लग जाएंगे उन्हें एक डिसीजन लेने में? बोलते ही लोग बोलते ही रहेंगे, डिस्कशन होता ही रहेगा। तो पहला पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फिजिबल नहीं है, सारे लोग मिलकर डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट, पीपल हैव डिफरेंट प्रोफेशन। लोगों के पास और भी काम है भाई दुनिया में। अगर सब लोग बैठ के देश ही चलाएंगे तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा, लॉयर कौन बनेगा, यूट्यूबर कौन बनेगा, फैशन ब्लॉगर कौन बनेगा, ये सारी जॉब कौन करेगा, राइट। तो इन दो कारणों की वजह से डेमोक्रेसी मोस्टली रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी उठा लो, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया टू श्रीलंका टू ब्रिटेन, सारी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पे लोग जो हैं, सिटीजन जो हैं, वो वोट देते हैं, वोट देके अपने मिनिस्टर्स को चूज करते हैं और मिनिस्टर उनके बिहाफ पे रूल्स, रेगुलेशंस या डिसीजंस बनाते हैं। सो रीजंस व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी इज बच्चा, ये कहां से आ गया? हाँ, तो हमने ये चैप्टर क्यों पढ़ा बच्चा? डिसीजंस इतने सारे हमने फीचर्स क्यों पढ़े डेमोक्रेसी के? ताकि छोटी सी डेफिनेशन हमारे लिए पर्याप्त नहीं थी, ताकि हमें पता चले कि डेमोक्रेसी की क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। हमें समझ आए कि अच्छी डेमोक्रेसी क्या होती है और गुड डेमोक्रेसी क्या, बुरी डेमोक्रेसी क्या होती है, मिनिमल डेमोक्रेसी। अगर कोई बोले इकलौता पॉइंट जिससे किसी देश को डेमोक्रेटिक बोला जाता है, तो तुम बोल दोगे यार जहां पे लोग चूज कर रहे हैं लीडर्स, वो डेमोक्रेटिक है। तो वो तो हो गई मिनिमम क्राइटेरिया। लेकिन अच्छी डेमोक्रेसी क्या होती है, वो तो अलग है ना। कोई बोले भैया मिठाई दे दो, मिठाई, किसी भी चीज में चीनी डाल दो, मिठाई हो गई, मीठा मतलब मिठाई। लेकिन कोई बोले बढ़िया मिठाई खिलाओ यार, तो फिर तुम रसमलाई, काजू कतली ये सब मांगोगे, है ना। सो मिनिमल डेमोक्रेसी का क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है फ्रॉम गुड डेमोक्रेसी। मिनिमल डेमोक्रेसी में सिर्फ ये आता है रूल ऑफ द पीपल, एंड गुड डेमोक्रेसी में वो सारे फीचर्स आते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। डेमोक्रेसी हर जगह अप्लाई हो जाती है बच्चा।
अभी हम सिविक्स पढ़ रहे हैं तो सिविक्स में डेमोक्रेसी अप्लाई हो रही है, लेकिन आप उसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक आई सेड, दो ही इसके पॉइंट्स हैं, जब सब लोग डिसीजन ले रहे हैं, पावरफुल एंड नॉट सो पावरफुल, सब लोग मिलके, और जो डिसीजन है वो सबके लिए अच्छा है, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो यही है कंक्लूजन इस चैप्टर का। और इसी अच्छी डेमोक्रेसी कैसे बनती है बच्चा, जब हम और आप जैसे सिटीजन आवाज उठाते हैं, जब हम और आप जैसे सिटीजन आंखों पे पट्टी डाल के नहीं बैठे रहते, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम तो वोट देने नहीं जाते, नहीं नहीं क्या फायदा वोट देके, कितनी गर्मी है बाहर, हम नहीं नहीं, आवाज उठानी है। सरकार अच्छा कर रही है तो अच्छा बोलो, गलत कर रही है तो गलत बोलो। ऑपोजिशन पार्टी अच्छा कर रही है तो अच्छा बोलो, बुरा कर रही है तो बुरा बोलो। पार्टी मतलब वोट देने जरूर जाओ, बेशक तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे वोट से कुछ नहीं बदलने वाला, जो पार्टी जीतनी है वही जीतेगी, फिर भी घर से निकल के वोट देने जाओ, क्योंकि जब तक हम और आप पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तब तक डेमोक्रेसी बेहतर नहीं बनेगी। तो देश का जो फ्यूचर है वो सिर्फ लीडर्स के हाथ में नहीं होता बच्चा, वो होता है सिटीजन्स के हाथ में। और इसके लिए लगते हैं कांस्टेंट एफर्ट, बार बार एफर्ट डालना पड़ता है, सालों साल आवाज उठानी पड़ती है, तब जाके डेमोक्रेसी में डिसीजन अच्छे आते हैं, तब जाके डेमोक्रेसी निखर के आती है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। एक और होमवर्क क्वेश्चन के साथ आज की क्लास हो रही है समाप्त। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड द क्वेश्चन इज दिस, कमेंट्स में दे दीजिएगा आंसर। मैं मिलती हूँ अगली बार। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद पास में ये घंटी बनी होती है, इस घंटी को भी प्रेस करना है, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊंगी तो ये घंटी आपको नोटिफाई करेगी, आपके फोन पे लिख के आएगा शुभम पाठक लाइव आ रही हैं इस चैप्टर के साथ, और आप ताजा इस चैप्टर को, कोई भी चैप्टर को पढ़ पाएंगे। ठीक है, so do not forget to subscribe and press the bell icon also. I'll see you next time. Bye bye and take care.